नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक पेशेंट के बारे में बताता हूँ। 34 साल के एक पेशेंट हमारे पास आए और उन्होंने हमको बताया कि नीचे के पीछे साइड वाले दांत में उनको 1 महीने से हल्का-हल्का दर्द हो रहा है और पिछले 4-5 दिन से ये दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और तेज़ झनझनाहट का एहसास भी उनको हो रहा है। जब उनका एक्स-रे लिया गया, तो ये देखा गया कि जिस एरिया में वो दर्द का एहसास बता रहे हैं, उस एरिया में उस दांत के आसपास की हड्डी पूरी तरह से गल चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हड्डी इतनी ज़्यादा गल चुकी है उस एरिया में कि अब इस दांत को बचा पाना बहुत ही मुश्किल है और इस दांत को निकालना ही पड़ेगा। और उनके मुंह में और भी ऐसी जगहें हैं जहाँ से हड्डी काफ़ी ज़्यादा गल चुकी है, परंतु अभी उस एरिया में उनको दर्द वगैरह नहीं हो रहा है। ये सुनकर पेशेंट ने हमसे ये सवाल किया कि सर, दर्द तो 1 महीने पहले ही शुरू हुआ है मुझे और अभी 4-5 दिन से ही तेज दर्द होना शुरू हुआ है, तो इतना डैमेज कैसे हो गया? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे कई सारे सवालों के जवाब दूंगा, जैसे कि इस पेशेंट में ऐसा क्या हुआ कि दर्द 1 महीना पहले ही शुरू हुआ था, लेकिन हड्डी और मसूड़े का इतना ज़्यादा डैमेज उनके मुंह में ऑलरेडी हो चुका था और उनको इस बात का पता क्यों नहीं चला? और मैं आपको ये सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे मसूड़े और हड्डी में इन्फेक्शन फैलता है, कैसे मसूड़ा और हड्डी गलना शुरू होता है, क्या-क्या आपको सिम्पटम्स आते हैं और इसकी रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा इससे बचने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं और यदि इस टाइप की कोई सिचुएशन आपके मुंह में आने वाली हो तो उसका आप पता कैसे करें और इसके क्या-क्या उपचार पॉसिबल हैं। सरल भाषा में मसूड़े और उसके आसपास की हड्डी के इन्फेक्शन को पायरिया कहा जाता है। आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके, इसके लिए मैंने पायरिया की 3 स्टेजेस डिवाइड की हैं। सबसे पहली स्टेज में मसूड़े में सूजन आती है। दूसरी स्टेज में मसूड़ा और हड्डी थोड़ा गल जाता है और दांत लंबा दिखने लगता है और दांतों में गैप आने लगता है। और तीसरी स्टेज में दांत हिलने लगता है। आइए जान लेते हैं कि पायरिया क्या होता है और ये कैसे शुरू होता है। जब भी आप कुछ खाते हैं तो खाना दांतों के आसपास चिपक जाता है और फंस जाता है। जब ठीक से ब्रश नहीं होता है तो ये चिपका या फंसा हुआ खाना धीरे धीरे करके सॉलिडिफाई होने लगता है, हार्ड होने लगता है, कड़ा होने लगता है और इसको हम कैलकुलस कहते हैं, जैसा कि आपको ब्लैक कलर से इस वीडियो में दिख रहा है। ये खाने की लेयर, जिसको कि कैलकुलस कहते हैं, आपके मुंह में जमती जाती है और आपको इस चीज का पता नहीं चल पाता है क्योंकि इसमें दर्द या किसी प्रकार की कोई तकलीफ आपके मुंह में नहीं डेवलप होती है। इस कैलकुलस के बारे में आप नहीं जान पाएंगे कि ये आपके मुंह में जम चुका है या नहीं जमा हुआ है और इसके बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप डेंटिस्ट के पास या तो रेगुलर विजिट करते होंगे और आपके डेंटिस्ट देख के आपको बताएंगे, या फिर आप किसी और प्रॉब्लम को लेकर डेंटिस्ट के पास पहुंचे होंगे और उन्होंने आपका पूरा मुंह का एग्जामिनेशन करने के बाद आपको बताया होगा कि आपके मुंह में कैलकुलस या गंदगी की लेयर जमा ऑलरेडी हो चुकी है। तो आपके डेंटिस्ट आपको ये एडवाइस करेंगे कि आप इस स्टेज पे दांतों की सफाई यानी कि स्केलिंग करवा लें। यदि आप इस स्टेज पे स्केलिंग करवा लेते हैं यानी कि दांतों की सफाई करवा लेते हैं तो ये कैलकुलस की लेयर हट जाएगी और मसूड़े का इन्फेक्शन नहीं डेवलप हो पाता है और आपका नुकसान भी नहीं हो पाता है। यदि ये गंदगी की लेयर जमा रही आती है तो फिर इसमें और ज्यादा खाना फंसता है और ये कैलकुलस की लेयर और ज्यादा बढ़ती जाती है और इसके बाद मसूड़े में सूजन आने लगती है। इस स्टेज पे भी आपको दांत में दर्द या तकलीफ नहीं होती है और इसका पता भी आपको तभी चल पाएगा जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे या फिर किसी और तकलीफ को लेके आप डेंटिस्ट के पास पहुंचे होंगे और आपके डेंटिस्ट आपको देख लेंगे और बताएंगे कि आपके मसूड़े में हल्की सूजन है और कैलकुलस जमा है और आपको इस स्टेज पे भी केवल स्केलिंग की आवश्यकता रहती है। यदि आप इस स्टेज पे भी स्केलिंग करवा लेंगे तो मसूड़े की सूजन खत्म हो जाएगी, कैलकुलस की लेयर हट जाएगी और इन्फेक्शन नहीं डेवलप हो पाएगा और आपका कोई भी नुकसान नहीं हो पाएगा। यदि इस स्टेज पे भी कैलकुलस नहीं हटाया जाता है तो उसकी लेयर और ज्यादा डीप पहुंच जाती है और ज्यादा बढ़ती जाती है और मसूड़े में सूजन भी और ज्यादा फैल जाती है। इस स्टेज में मसूड़े से हल्का हल्का मवाद यानी कि पस आने लगता है। इस दौरान भी आपको मसूड़े में कोई खास तकलीफ नहीं होती है, कोई दर्द वगैरह नहीं डेवलप होता है और यदि आप
इस समय डेंटिस्ट के पास विजिट करते हैं या तो रेगुलर चेकअप्स के लिए या फिर किसी और प्रॉब्लम के लिए, तो आपके डेंटिस्ट ये एग्जामिन करके आपको देख के बता देते हैं कि आपके मसूड़े में हल्की सूजन है और पस आ रहा है। परंतु इस समय जो अब आपका प्रोसीजर होगा वो स्केलिंग के साथ में यानी कि सफाई के साथ में क्यूरेटाज भी करना पड़ेगा। बेसिकली क्यूरेटाज में जो छोटी छोटी पस की थैलियां मसूड़े में बन जाती हैं उनको रिमूव किया जाता है, जिससे कि आपका मसूड़ा जो है वो स्वस्थ हो सके। परंतु इस दौरान में यदि इस स्टेज पे आप ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो भी आपका थोड़ा बहुत मसूड़े और हड्डी का नुकसान तो हो चुका होता है और मसूड़ा और हड्डी थोड़ा गल जाता है। यदि ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता तो कैलकुलस यानी गंदगी की परत और गहरी पहुंच जाती है, मसूड़े की सूजन भी और ज्यादा गहरी हो जाती है और इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है। अब इस स्टेज पे आपको हल्का हल्का ठंडा गर्म लगना हो सकता है शुरू हो, और हो सकता है कि आपको इस स्टेज पे भी कोई भी तकलीफ या दर्द न डेवलप हो। यदि इस स्टेज पे आप इलाज करवाते हैं तो इस केस में आपको मसूड़े की सर्जरी करानी पड़ेगी, जिसको कि फ्लैप सर्जरी कहते हैं। यदि इस स्टेज पे भी आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो मसूड़े और हड्डी का लेवल और ज्यादा डाउन होता जाता है और ज्यादा गलता जाता है और दांत की लंबाई भी बहुत ज्यादा दिखने लगती है और दांतों के बीच में गैप भी दिखने लगता है। और इसके बाद में और ज्यादा खाने की परत जो है वो दांत के ऊपर जमती जाती है और गहरी पहुंचती जाती है और सूजन भी और गहरी पहुंच जाती है। अब इसके बाद में मसूड़ा और हड्डी थोड़ा और ज्यादा गल जाता है। इस स्टेज में आपको दांत या मसूड़े में हल्की तकलीफ शुरू हो सकती है, जैसे कि हल्का दर्द लगना या हल्का ठंडा गर्म लगना। और इसके तुरंत ही बाद दांत की जड़ों में इन्फेक्शन पहुंचने लगता है, जो कि दांत की नसों को भी इन्फेक्ट करने लगता है और आपको दांत में बहुत तेज दर्द अब शुरू हो जाता है। ये पायरिया की लास्ट स्टेज रहती है और इसके बाद आपका दांत हिलने लगता है और अब दांत को बचाने का कोई तरीका नहीं रहता है और इसको निकालना पड़ता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।